छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हथियार डालने का सिलसिला जारी है। रविवार को कांकेर इलाके में 21 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। जंगल से निकलकर कांकेर पहुंचे इन नक्सलियों में डीवीसीएम और एसीएम स्तर के कैडर शामिल हैं। हथियार डालने से पहले जंगल के भीतर सीजी खबर की टीम इन नक्सलियों के बीच पहुंची और इन नक्सलियों से बातचीत की। जो जनता का जो हक है उस हक को छीना जा रहा है। फॉरेस्ट वाले आके घर को जला दिए। जनता का जो समस्या है उस समस्या में जुड़ के हम काम करेंगे। सरकार के सामने हथियार डाल के हक अधिकार के लिए जनता के साथ रह के काम करेंगे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रविवार को कांकेर जिले में 21 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। ये सभी नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के अंतर्गत आने वाले केशकाल डिवीजन, कुएमारी और किसकोडो एरिया कमेटी में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में डीवीसीएम सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल हैं। इन 21 नक्सलियों में 8 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। नक्सलियों ने अपने साथ AK-47, इंसास और SLR जैसे 18 ऑटोमेटिक राइफलें पुलिस के हवाले की है। आज उत्तर बस्तर डिवीजन के क्षेत्र की केशकाल डिवीजन इलाका का कुएमारी एम किसकोडा एरिया की कुल 21 माओवादी कैडर्स, इसमें डिविजनल कमेटी सचिव मुकेश और डीवीसीएम राइजू, डीवीसीएम कैलाश, इस प्रकार 8 पुरुष एवं 13 महिला माओवादी कैडर, कुल 21 माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग कर अभी समाज मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आए हैं। उन्हें हम स्वागत किया, स्वीकार किया। अभी आने वाला जो समय में उनका जो विधिवत जो पुनर्वास की प्रक्रिया वो भी पूर्ण की जाएगी और उस हिसाब से उनका तमाम जो सोशल रीइंटीग्रेशन और समाज में उनका पुनः रीइंटीग्रेशन करने का कार्रवाई भी जारी रहेगा। और इस 21 माओवादी कैडर द्वारा टोटल 15 हथियार को भी अपने साथ लेकर आए थे। उसमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास, 6 303 राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन के साथ आए थे। और जो अन्य जो माओवादी कैडर्स, उसे भी हमारा बार बार ये अपील रहेगा वो भी हिंसा त्याग करके समय रहते हुए समाज मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आना चाहिए। हमारा पुनर्वास से पुनर्जीवन का जो पहल है उसका काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम अभी विगत दिनों में हमको देखने मिल रहा है। आशा है अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जो जंगल में जो हथियार लेकर क्षेत्र में अभी उपस्थित है उन्हें भी हम बार बार अपील करते वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए। अन्य तक जिस तरीके से अभी लगातार हमारा अभियान वर्ष 2024 और 25 में जारी रहा, आने वाले समय में नियमित रूप से हमारा अभियान जारी रहेगा और उसका गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। 7 अक्टूबर को मार डिवीजन की ओर से जारी एक पर्चे में 15 अक्टूबर को आत्मसमर्पण की घोषणा की गई थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को सीसीएम रुपेश समेत 208 नक्सलियों ने जगदलपुर में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अपने हथियार पुलिस को सौंप दिए थे। उसके बाद 21 नक्सलियों ने हथियार डाला। हथियार डालने से पहले सीजी खबर की टीम जंगल के भीतर इन माओवादियों तक पहुंची और उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। हमने उनमें से कुछ नक्सलियों से जाना कि उन्होंने किन परिस्थितियों में हथियार का रास्ता अपनाया और अब हथियार छोड़ने को लेकर वे क्या सोचते हैं। सीजी खबर यानी सेंट्रल गोंडवाना खबर की टीम एक बार फिर से कांकेर जिले के उन घने जंगलों के बीच है जो पहाड़ों से घिरे हुए हैं। हम इस वक्त एक गांव में हैं और जिसे आमतौर पर लाड़ी कहा जाता है। हालांकि ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जंगल के बीच हैं और बार बार जो है पत्रकार बस्तर का भी दौरा कर रहे हैं। बस्तर मीडिया की सुर्खियों में है और ख़ास करके माओवादी, वो माओवादी जिन्हें सरकार लगातार जिनसे सरकार की लड़ाई चल रही थी और बहुत ज़्यादा हिंसा खून खराबा इस बस्तर ने देखा है। और अब शांति के राह में माओवादी जंगलों को छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं और इसी तरह का एक नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं। जो जनता का जो हक है उस हक को छीना जा रहा है। फॉरेस्ट वाले आके घर को जला दिए। जनता का जो समस्या है उस समस्या में जुड़ के हम काम करेंगे। सरकार के सामने हथियार डाल के हक अधिकार के लिए जनता के साथ रह के काम करेंगे। इधर आप देखिए, ये तमाम माओवादी अभी भोजन कर रहे हैं और इसके बाद ये समाज की उस मुख्य थाना में शामिल होने के लिए रवाना हो जाएंगे जहां इन्हें बार बार पुकारा जा रहा था। और
ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो तमाम तरह के लोग हैं और आदिवासी पत्रकार मनकू नेताम हैं जिन्हें बस्तर में रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले हम मनकू नेताम से बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले में, कैसे वो देखते हैं सब चीज़ों को, क्या उम्मीद है उनको बस्तर में बदलाव को लेकर। तो ये सारी चीज़ें अभी शुरू हो रही हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से ये बातचीत शुरू हुआ, कैसे अंजाम तक पहुंचा और इस पे जो माओवादी हैं ये क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है और जो स्थानीय पत्रकार हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस बातचीत की शुरुआत स्थानीय पत्रकार मनकू नेताम से करते हैं। मनकू भैया, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं आप कि जब माओवादी हथियार डाल रहे हैं और समाज की मुख्यधारा में आ रहे हैं और एक दूसरा रास्ता जो है वो बेहतरी का रास्ता इन्होंने अपनाया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे जहाँ तक लगता भैया, आदिवासी क्षेत्र में परेशानी तो है, समस्या बहुत सारे हैं, लेकिन आप जैसे माओवादी अपने हथियार समाज के सामने रख रहे हैं, प्रशासन के सामने रख रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि ईमानदारी से काम करे। और आज तक जो लापरवाही बरते हैं वो अपना 100% यहाँ के विकास के लिए और यहाँ के आदिवासियों के हित में काम करे। तो देखिए, बस्तर में कमीशन खोरी एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसमें बचने के लिए जो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं इस करप्शन में, ये पूरा ठीकरा इन माओवादियों पर डाल देते हैं कि ये माओवादी ही नहीं चाहते हैं कि ये कुछ होने दे समाज में। लेकिन असलियत आप देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है और माओवादी जो है खाना बना रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो है अभी खाना पीना हो चुका है और ये कुछ तैयारी संभवतः ये पीने का पानी होगा। ये क्या चीज़ है? पानी है, पानी उबाल रहे हैं। तो इस बहुत नज़दीक से आप देखेंगे तो ये मटमैला पानी है और ये आसपास के खेतों से इकट्ठा किया गया होगा। और इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये मटमैला पानी अभी इसे उबाल के फिल्टर किया जाएगा और चारों तरफ घने जंगलों पहाड़ों से घिरा ये एरिया है। यही इन माओवादी छापामारों का ठिकाना है और इन्हीं जंगलों में रह के ये अब तक संघर्ष करते आए थे। पर जो हथियारबंद लड़ाई है इससे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ और सिवाय खून खराबे मार काट के किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। ये बात ये समझते हैं और यही कारण है ये अभी समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं। तो कुछ माओवादी हैं, उनसे भी हम बात करके देखते हैं, पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं और कैसे ये माओवादी बने और जब खुद आज माओवादी हैं तब ये इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुरा में यही कौन सा गाँव? मलमेटा का हूँ। यहाँ पले बड़े हैं या जन्म होने से जन्म हो के यहीं ही पले बड़े हैं। कितने लोग हैं आपके घर परिवार में? घर परिवार में मेरा 4 भाई है मेरे से छोटे और बहन 3 है, 4 बहन भी है, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। आपको याद आता है कि कैसे आप पहली बार माओवादियों को आपने देखा? जिस तरह से आप आज हथियारबंद माओवादी हैं, तो इसी तरह आपने पहली बार किसी नक्सली को देखा होगा, तो वो कुछ याद है आपको, कैसे आपका सामना हुआ इनसे? मेरा तो पहले हमारे गांव में पार्टी आता था, आने के बाद धीरे धीरे ऐसे हर दिन जाना, उनके साथ बात करना, ये बात करके ही थोड़ा यहाँ का जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बारे में समझ में आया कि व्यवस्था में बहुत कुछ अलग ही चल रहा है। जो जनता का जो हक है उस हक को छीना जा रहा है, जीने के लिए अधिकार बराबर नहीं है, इसलिए देश का जनता को एकता करने के लिए जाने से ठीक है करके मैं सोचा। फिर कैसे संपर्क किया आप लोगों ने इनसे? पार्टी से, जो पार्टी पहले हमारे गांव में आता था, घर में भी आता था, आसपास में रुकने से, क्योंकि मेरा घर भी जंगल के किनारे में है तो आना संपर्क होना ऐसे हो गया। वहाँ से मैं पार्टी का संपर्क होके मैं गया जी। और आप जब भर्ती हुए तब आपने कैसे काम शुरू किया? सबसे पहले सीने में भर्ती हो गया घर में रहते हुए,
2-3 साल सीएनएम में रहने के बाद पार्टी में गया। तो सीएनएम के बारे में बताइए, ये क्या है? सीएनएम मतलब वही जो यहाँ का व्यवस्था के बारे में जो गलत चलता है उसको उसके बारे में प्रचार करना, जनता के यहाँ संदेश पहुँचाना, जो जनता का सुविधा के हिसाब में गाना बनाना और गाना ले जाना, इसी के गाने के माध्यम से जनता के यहाँ पहुँचाना है। और फिर उसके बाद जब मैं पार्टी में गया, पार्टी में जाने के बाद पार्टी सदस्य के रूप में 3 साल काम किया। उसके बाद मैं एसी सदस्य बन गया। एसी सदस्य से अभी तक डीवीसी तक पहुंच गया। क्या कुछ देखा आपने इतने सालों में? क्या कुछ बदलता नजर आया आपको? आपकी पार्टी के प्रयासों से कुछ बदला यहाँ पे, या इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ जनता को? इसमें थोड़ा बदलाव तो आया, क्योंकि जो पहले फॉरेस्ट वाले का जो यहाँ कोई जनता नया जमीन जो जिसको जमीन का व्यवस्था नहीं था, वो कोई जमीन लेने से उनको जो दीवार करना और जुर्माना करना ये था, जो पार्टी आने के बाद थोड़ा सा वो कम हो गया और कुछ व्यवस्था थोड़ा सुधार में आ गया। लेकिन अब भी जो ये दमन के कारण या तो सही क्या बोलता है रणनीति में सही तरीका में नहीं चलने के कारण अभी फिर दमन बढ़ गया, इसलिए अभी कम हो गया। कभी मतलब ये कागार दमन तो कई है पहले ग्रीन हार्ट ऑपरेशन, वहाँ से कई तरीका का दमन लाया, इस हिसाब में अभी फिर कमजोर हो गया है। और स्थानीय आदिवासी भी मारे गए, इन सब के बीच दोनों तरफ से मारे गए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ माओवादियों ने मारा या माओवादियों की गलती से मारे गए, दोनों तरफ से जो आदिवासी हैं ये मारे गए, जेल गए। अफसोस होता है आपको? हाँ, इसमें तो जरूर अफसोस तो होता है। इसमें दोनों तरफ से मतलब सरकार जो पुलिस का मुखबिर बनाया किसी को, तो उनको हम भी मार दिए मतलब तो 2-3 बार या 4-5 बार भी जन अदालत लगा के समझा के उससे भी नहीं समझे तो उनको कहीं मतलब मार दिए हैं पार्टी की तरफ से। लोगों को भी भगाया गया गाँव से? हाँ, वही कोई मतलब वो समाज से अलग या तो जन विरोधी, मतलब समाज से बराबर जो मेल नहीं खाता है, समझाने से भी नहीं समझता है, तो ऐसे लोगों को बहुत लोगों को भगाया है पार्टी। अभी जब आप लोग हथियार डाल रहे हैं ना, और इसके पहले आपके साथियों ने हथियार डाले, अब आप लोग अभी जाएंगे और हम इस वक्त इस जंगल में हैं, तो अभी भी मुखबिर के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कल बीजापुर में जो वारदात हुई है, ये अब बंद होना चाहिए लगता है दादा आपको? हाँ, बंद होना चाहिए। अभी तो हम जो एक निर्णय हमारे पार्टी यानी कुछ केंद्र कमेटी सदस्यों वाले लोग जो निर्णय लिया है, मतलब शांति वार्ता के उद्देश्य से, अगर सरकार शांति वार्ता को अनुमति नहीं देता है तो ठीक है, युद्ध विराम करके ही हम समाज का मुख्य धारा में जुड़ के जनता का जो समस्या है उस समस्या में जुड़ के हम काम करेंगे, संघर्ष को आगे जारी रखेंगे करके जो हमारा पार्टी निर्णय लिया है, उस निर्णय में मैं भी आया हूँ। अब जब आ चुके हैं आप, हाँ, और अब हम जाने वाले हैं यहाँ से, गांव वालों से आपकी मुलाकात हुई? स्थानीय लोगों से क्या कह रहे हैं ये लोग? गांव वाले क्या सोच रहे हैं? कुछ लोगों से मुलाकात हुई, सभी लोगों से तो नहीं हुआ। तो ये जो आपका फैसला है, इस पे लोगों ने क्या कहा, जो यहाँ के लोग हैं? जो जितने लोग मुलाकात हुए हैं उसके साथ जो मैं चर्चा में उन लोग भी बताया, जो इतना दिन सशस्त्र संघर्ष चला, बीच में उसको रोक के अभी सरकार के पास तो आप लोग जा रहे हैं, ये भी एक अभी का स्थिति में ठीक है, मगर जनता को धोखा नहीं देना है करके उन लोग भी आश्वासन दिया है। जो मिले वो सभी तो नहीं, सभी इस स्थिति में सभी लोग नहीं मिल रहा है। और कभी इतने वर्षों तक आप सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहे,
तो पुलिस से कोई कितने बार सामना हुआ होगा आपका मुठभेड़ की घटनाएं जो हैं, या एम्बुश या नक्सली हमला जो होता है पुलिस वालों पे, इस तरह की वारदातों में आप कौन कौन सी घटनाओं में शामिल थे? क्या याद आता है आपको पलट के देखने से? मैं तो उतना ज़्यादा घटना में शामिल नहीं हुआ। जो कभी कभार ऐसे मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में तो कम से कम 7-8 मुठभेड़ में मैं शामिल हुआ हूँ। आम्बुश में तो 1-2 आम्बुश में शामिल हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसमें जो आम्बुश है, कुछ आम्बुश का मतलब क्या है कि पुलिस को मारने के लिए नहीं, लेकिन क्या है कि जो उनका हथियार जब्त करके जो है, और कोई आखिरी तक वो लड़ने का जो इच्छा रखता है, उससे गोली में मार के ही हथियार छीनना पड़ता है। इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, मतलब यहाँ का संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, हथियार के लिए ही ज़्यादा पुलिस को आम्बुश लगाते। और जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि कितने लोग हैं आप लोग अभी यहाँ पर, और कौन कौन से हथियार हैं आपके पास, इसके बारे में बताइए। इसमें 4 DVC नंबर है। 4 DVC नंबर 3 AK-47 है, और 8 AC नंबर लोग हैं, 7 पार्टी सदस्य लोग हैं। इसमें SLR 4 है, इंसास 2 है, बाकी 303 4 या 5 होंगे, और बाकी सिंगल शॉट 12 बोर ये है, ये बंदूक है, और एक BGL है। आप यहाँ से जब जाएंगे, क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या करने का विचार है? मेरा विचार जो है, मेरा मतलब सभी साथियों का विचार जो है, जो शांति वार्ता का उद्देश्य से हम जा रहे हैं, और वहाँ जाके ही हम समाज का मुख्य धारा में जोड़ के, जो समाज में जुड़ते हैं, उस समाज के हिसाब से जनता का जो संघर्ष है, उस सभी संघर्ष में हम शामिल हो जाएंगे। इसमें हम DRG में या पुलिस में नहीं जाएंगे। सरकार मतलब पार्टी जहाँ जो चाहेंगे, काम कहाँ ज़रूरत है वहाँ रखने से वहाँ हम रहते हैं। और दूसरा जो हमारा मांग जो है, मूल यहाँ का पेशा कानून के तहत हम चलेंगे। संविधान के हिसाब में जो चलता है उसमें हम शामिल हो जाएंगे, उसी के तहत चलेंगे। यही हमारा सोच है। जहाँ तक पूरा का पूरा हम नहीं सोचे हैं, वहाँ हमारे साथी लोग भी वहाँ गए हैं, उनके साथ भी चर्चा नहीं हुआ है। फिर चर्चा होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार क्या क्या मान रही है, और कहाँ कहाँ तक हमको मतलब ये आश्वासन दिया है। माओवादी 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। 2 वर्गों में इस बात को लेकर बहस है कि एक वर्ग चाहता है कि ये हथियारबंद लड़ाई जारी रहे, दूसरा वर्ग जो आप हैं ये चाह रहे हैं कि अब जो लोकतंत्र के रास्ते कानून के मुताबिक संविधान के सहारे आगे बढ़ा जाए और जनता की बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो जो साथी आपके आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे, इनसे बात हुई, ये किस तरह से बात हुई, कुछ इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं? इसमें यहाँ तो जो मेरे साथ जितना भी है, वो सभी लोग मेरे साथ ही आने के लिए तैयार हैं। बाकी अलग अलग है, उनसे तो संपर्क नहीं हो रहा है। वो क्या चर्चा करता है क्या वो पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस स्थिति में सभी लोग, ये जो अभी निर्णय लिया गया है, इसी में आने से ठीक है, क्योंकि इसमें अभी दमन ज़्यादा बढ़ गया है, सब कुछ हुआ है, तो इसमें से बाहर रह के काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक यही रास्ता है, ऐसे करके मैं सोचा हूँ। जो बाहर रह के जो अलग अलग जो सोच के है, अलग अलग सोच के हिसाब से अपना अपना ये हिसाब में गया है, उसको तो आमने सामने चर्चा चलने से पता चलता, लेकिन इस दमन के कारण या तो हमारे जो सभी लोग चर्चा करने का मौका नहीं मिला। जो इतना तो हमको नहीं मिलता है, हमको अपना डिवीज़न हिसाब में ही चलता है, लेकिन हमसे ऊपर वाले हैं, उनको भी उतना सभी लोगों के साथ चर्चा करने का, निर्णय लेने का मौका तो नहीं मिल रहा है। इसलिए जो 2 दाड़े में ज़रूर है पार्टी। तो ये देखिए, मुकेश DVC मेंबर हैं और एक लंबा अनुभव है इस माओवादी पार्टी में। वो नाबालिग थे आप जब यहाँ आए तो? 14 साल 15 साल में मैं गया। तो 15 साल की उम्र से मुकेश जी ने माओवादी पार्टी का दामन थामा, और तब से वो चेतना नाट्य मंडली में रहे
और इसके बाद ये अभी वर्तमान में डीवीसी मेंबर हैं। इसी तरह से और भी अनेक माओवादी आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप इधर देखिए, उनके हथियार हैं, उनके सामान हैं, ये रोज़मर्रा के सामान हैं। और इनमें जो महिला कॉमरेड है उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहती हैं या वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। वो इनसे एक बार बात करके देखते हैं। क्या नाम है आपके? रामशिला और कहाँ के रहने वाली हो आप? गुंदुल गुंदुल। और कतेक साल हो गए ये आपके माओवादी पार्टी में आपला? 10 साल 10 साल। तो में ये है कि जानती सब कुछ है, समझती सब कुछ है, पर उनके पास शब्द नहीं है और भाषाई संकट है। तो ये भी एक कारण है। पर आप यकीन मानिए, ये वही माओवादी महिलाएं हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपना खून दिया, अपना बलिदान किया और लगातार ये डटी रहीं हर हाल में। और पुरुषों के मुकाबले जंगल में महिला माओवादियों का संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा है। इस लड़ाई को दूर से देखने वाले लोग भले ही इनके बारे में अलग अलग राय बना सकते हैं, पर जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि ये तमाम महिलाएं अपने अपने हिस्से का संघर्ष लेकर, अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर एक बदलाव के रास्ते में आगे बढ़ी थी। और अब भी जब ये सरकार के आगे हथियार डालने की तैयारी में है, तब भी ये वही बात कह रहे हैं कि हम अंतिम समय तक के आम जो लोग हैं, आम आदिवासी हैं, आम नागरिक हैं, इनकी बेहतरी के लिए काम करें। मेरा नाम जगदीश मंडावी और मेरा जिला काउंटर है। और किस पद में हैं आप अभी? मेरे कम्पनी सदस्य। ठीक। जगदीश जी, कैसे आप नक्सली बने, उसके बारे में कुछ याद आता है? जो नक्सली बनने का तो जो अभी देखने से जनता का समस्या तो और बढ़ते जा रहा है। इस समस्या को लेकर जो हमारे आदिवासी समाज को अगर से नहीं लड़ेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे करके मैं ये सोचकर मैं इस शामिल होने के बाद जो सरकार ने हमारे माओवादी पार्टी के ऊपर जो दमन तीव्र रूप से बढ़ाया, इसी वजह से जो हमारा सशस्त्र संघर्ष एवं आंदोलन को चलाने के लिए अपने क्षमता ना होने के कारण जो हम ये युद्ध विराम करके समाज के मुख्य धारा में मतलब समाज में जुड़कर हम काम करेंगे करके सोचकर हम ये आज हथियार छोड़ रहे हैं। छोड़ने के बाद भी जब तक जनता का समस्या बढ़ते जा रहा है, उस समस्या में जो जनता उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, उस संघर्ष में भी हम शामिल रहेंगे। इसी अभी आपके मन में क्या चल रहा है जब यहाँ से जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अभी तो हम सोच रहे हैं कि सरकार अगर से मौका देगा तो समाज में जुड़कर जो जनता का समस्या को लेकर हम काम करेंगे। जंगल छोड़ने का कोई दुख है? दुख तो नहीं है, इसमें दुख नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों के बीच में जाकर सभी लोगों के साथ मिलकर जो समस्या को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव उर्फ जग्गू गोटा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव वर्तानार, ग्राम पंचायत मातला। और मातला काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है और ऐसे इलाके से आप इस माओवादी पार्टी में आए हैं। आज जब आप माओवादी हैं तो बीते समय को याद कीजिए, जब आप माओवादी नहीं थे, कैसे आपने पहली बार किस माओवादी को देखा
और आपने ये कैसे तय किया कि आपको भी अब माओवादी बन जाना चाहिए और इस हथियार बंद जो लड़ाई है इसमें शामिल होना चाहिए? मैं कम से कम छोटी उम्र में ही पार्टी में आया और पार्टी में आने के पहले जो मैं देखा खुद मेरा पिताजी था, मेरा घर को ही फॉरेस्ट वाले जला दिया। उसके बाद मेरा पिताजी को फीवर कर दिया और फीवर करने के बाद पेशी कोर्ट में पेशी आना जाना करता था। उसके बाद मैं पार्टी में जाऊंगा करके सोचा, जो हमारे गरीबों को ऐसा ही नहीं दुनिया में ही ऐसा मेरा जैसे गरीब आदिवासियों को ऐसे ही सरकार की तरफ से दबाव है, इसके खिलाफ मैं ज़रूर जनता के साथ रह के लड़ते रहूँगा करके मैं फैसला लिया। कब आप आए इनके साथ? मैं 2002 में मई 2 तारीख में घर से निकाला। और दादा फिर आगे क्या हुआ? वो पहले मेरा जो घर में रहते समय पिताजी अकेला था, तब फॉरेस्ट वाले आके घर को जला दिया। नवटोट ज़मीन नहीं देंगे, आपको फीवर कर देंगे, छोड़ने से ठीक है, नहीं छोड़ने से फीवर कर देंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। बहुत परेशान किया, धमकी दिए। हाँ धमकी दिया। तो लेकिन मेरे को जेल भी ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ज़मीन को मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोला मेरे पिताजी। उसके बाद उसको फीवर कर दिया, कोर्ट में आना जाना फैसी किया। उसके बाद में जो गांव के सियान लोग उस ज़मीन को छीनने के लिए और दूसरों को देने के लिए बहुत परेशान किया मेरे पिताजी को, मारपीट करता था और जबरन जो ज़मीन को भी दूसरों को दे दिया। उसके बाद मैं ज़रूर पार्टी में जाऊंगा। जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं दुनिया में, उसके हक अधिकार के लिए मैं हथियार पकड़ूंगा, जनता के साथ रह के लड़ूंगा करके मैं फैसला लिया। तो लड़ाई आपने फिर लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़े फिर जनता को संगठित करते ही जो सभी जनता, गरीब, आदिवासी और किसान मजदूर एक होकर लुटेरे शासक वर्ग सत्ता चला रहा है, उस सत्ता को हम कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और हथियारबंद भी लड़के हम हासिल करेंगे करके जनता को तो संगठित करते थे। अभी दमन जो लगातार हमारे पार्टी को ख़त्म करने के लिए दमन चला रहे हैं, इस वजह पूरा पार्टी फैसला किया हम शांति वार्ता जो हथियार जनता के क्या बोलते हैं, सरकार के सामने हथियार डाल के हम जनता का जो हक अधिकार के लिए, जनता का जो समस्या है उसको लेके हम जनता के साथ रह के काम करेंगे बोल के फैसला लिया। हाँ, लेकिन अभी जो जहाँ से आपने माओवाद का रास्ता चुना, ठीक है कि वन विभाग ने आपके परिवार को प्रताड़ित किया, आपकी घर में आग लगा दी, जला दिया, हाँ, दूसरे लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे, उस ज़मीन का क्या हुआ? वो आपके हाथ आया? वो उन लोगों को वापस मिला वो ज़मीन? थोड़ा बहुत तो बाकी है, बाकी ज़मीन को तो दूसरों को दे दिया जबरन, हाँ, कब्जा करके। अभी भी दूसरा को दे दिया, वैसे ही है। हाँ। तो माओवादी बन जाने के बाद भी
जब आपके हाथ में ये हथियार है, फिर भी आप दोबारा वहाँ जाकर उन लोगों से उस ज़मीन को मुक्त कराने की कोशिश नहीं की आपने? मैं जो उसको साधारण जो समझदारी, ठीक है, इतना पैसा खर्च किया, इतना जो फंसी गया, कहीं तरीके से प्रताड़ित हो गया सरकार से, इसलिए ज़रूर इस ज़मीन को नहीं देंगे ऐसे तो बोला, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, जाने से यहाँ गांव छोड़ के भी जाओ बोला, तो ठीक है। कहाँ गया परिवार बाद में? नहीं गया, वही है, वही। वही है। अभी तो माँ नहीं है और बहन भी नहीं है, भाई एक है और पिताजी है, उतना ही। आपके भाई क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। और पिताजी वो भी खेती किसानी। तो कभी मिलना जुलना हुआ इन लोगों से? नहीं, मैं कम से कम 15 साल से ज़्यादा हो गया नहीं मिला हूँ। अभी कैसा है, कैसा नहीं रहता है, पता नहीं है। आप पलट के नहीं गए कि पलट कर आप ये देखने नहीं गए कि वो लोग किस हाल में हैं, या उन लोगों ने कोशिश नहीं की आपसे मिलने की? उन लोग कोशिश किया कि नहीं किया पता नहीं, जो मैं ठीक है 1-2 बार मिलूँगा परिवार से, ऐसा तो हमारे खमटी में भी बताया। ठीक है, अगर से टाइम रहेगा तो मिलने से ही ठीक है, ऐसा कमटी में भी चर्चा हुआ, फिर दमन के कारण से मिल ना पाए। तो जैसा आप बता रहे हैं 15 सालों से आप अपने परिवार से नहीं मिले। हाँ, तो ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि माओवादियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और इनके पास बहुत पैसा है, ये अपने परिवार को पैसा देते हैं? हाँ, और ये तो फिर पता चल रहा है ना कि ये झूठ है करके। तो आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं? ये तो परिवार को पैसा देते हैं परिवार के लिए, और ठेकेदारों से ज़रूरत के मुताबिक से ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, पैसा जमा करते हैं, टैक्स लेते हैं, ऐसा बहुत लोग बताया, लेकिन वो सही नहीं है। वैसा पार्टी नहीं करते हैं, घर के लिए अलग से पैसा नहीं बेचते हैं। ये पार्टी को नहीं बताते हुए भाग जाते हैं अलग अलग कारण से, जो गलतियां करके बार बार बताने से भी नहीं सुधारने वाले लोग भाग जाते हैं, उन्हीं लोग ऐसा बोलते हैं। आपके जो साथी हाँ, रहे होंगे पहले, हाँ, उन लोगों ने सरेंडर किया पुलिस के सामने पहले? हाँ, कितने लोग थे? कम से कम यहाँ एरिया के तो 5-6 लोग हैं। और ये किस तरह के लोग थे? क्या ये गांव वालों के साथ ज्यादती करते थे, बदमाशी करते थे, मारपीट करना, उनको धमकी देना, परेशान करना, इस वजह से ये लोग भागे, या ये लोग भी आपके जैसे ही थे और फिर जब इस पूरे संघर्ष में जो कुछ बदलाव आया इसको नहीं झेल पाए इसलिए भागे? कौन लोग थे ये, कैसे थे ये लोग? ये पहले यहाँ से पार्टी छोड़कर भाग गए उन लोग, सभी लोग जो अपने आप बदमाशी करते थे, छोटा छोटा विषयों के बारे में धमकी चमकी करना। हम तो बार बार बताए जनता को ऐसा नहीं बोलना, ऐसा प्रेम से व्यवहार करना है, और सब लोग चूक होते हैं, 1-2 शब्द इधर उधर छोटा मोटा गलती होता है, उसको कहीं तरीके से प्रताड़ित करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझदारी देंगे, बोलने से भी नहीं समझते थे। वो राकेश और विकास और राजू, चमरू, ऐसे बहुत लोग हैं, अभी वो नारायणपुर DRG में कर रहे हैं। उन्हीं लोग
आके हमारे परिवार को भी बहुत धमकी चमकी करता था। आपकी ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गई? जो माओवादी पार्टी की जो शिक्षा है, हाँ, हाँ, जो पाठशाला है माओवाद की, हमारे पार्टी में तो शिक्षा घर से उतना पढ़ लिख कर नहीं आए हैं। यहीं पार्टी में आने के बाद थोड़ा बहुत हर रोज़ शिक्षा तो चलते रहता है, सीखते हैं पढ़ने लिखने। इसमें कमी हो गई क्या कि संख्या में लोगों ने सरेंडर किया? भर्ती होके वही लोग सबसे ज़्यादा आप लोग को या तो मारे हैं या पकड़े हैं या सब ये इन्हीं आत्मसमर्पित नक्सलियों से हुआ जो डीआरजी वगैरह में भर्ती हुए, है ना? हाँ, ठीक है। वो शिक्षक की वजह से तो नहीं हुआ, वो जबरन जो समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। समाज चल रहा है और समाज के ऊपर जो सरकार कितना दबा रहे हैं, अलग अलग संगठनों के बारे में, अलग अलग बुद्धिजीवियों के बारे में, अलग अलग सभी जनता के ऊपर सरकार दबाते आ रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हीं लोग जाके वहाँ चलो पार्टी को तुरंत ख़त्म करना है। अगर पार्टी उधर जाने के बाद हमारे पार्टी के बारे में तो कई तरीके से दुष्प्रचार करता था, अभी भी करते हैं उन लोग। पार्टी बदमाशी है, किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी भगा देते हैं और विकास विरोधी है, ऐसा बोलते हैं। फिर हम विकास विरोधी नहीं हैं, हमारी पार्टी विकास विरोधी नहीं है। किसी को पार्टी को नुकसान करने वालों को ज़रूर एक दो बार उसको वार्निंग देते हैं और वहाँ से भी नहीं समझते हैं, नहीं सुधारते हैं तो जन अदालत में लगा के उसको जनता ही फैसला करता है, उसको कौन सा सजा देंगे। नहीं, गांव वाले तो कहते हैं कि माओवादी खुद ही जन अदालत लगाते हैं, खुद ही फैसला कर लेते हैं और खुद ही मार देते हैं, और ये जन अदालत है ये टोटल बकवास है, ये सिर्फ आम आदिवासी को मारने का एक बहाना है। नहीं, वो हम बताते हैं ना, पार्टी तरफ से जो ये इतना बार हमको मारने के लिए कोशिश किया, पुलिस वालों को बुलाया, सबूत दिखा के हम उसी को बोलते हैं। आप ही बताइए आपका गलती को कितना बार कोशिश किया, पुलिस वालों को कितना बार बताया, आप जनता को बताइए, ऐसा बोलते हैं। तो उन्हीं लोग बताते हैं, तब जनता फैसला करते हैं। हमारे तरफ से हम बताते हैं ना, इतना बार हमको कोशिश किया और कई बार मुठभेड़ हो गया, हमारे कामरेड से इतना नुकसान हो गया और जन संगठन में काम करने वालों को फंसा के जेल में भेज दिया, तो ज़रूर हम नहीं छोड़ेंगे, इसको सज़ा देंगे करके हमारा फैसला है। आप लोग बताइए फैसला करके। ऐसे किस तरह से सजा देती पार्टी जो है? सज़ा तो कितने प्रकार के होते हैं सजा? सज़ा तो है, अगर से मामूली जो गलतियाँ करते हैं उसको समझाते हैं और समझाने के बाद चलो दोबारा मौका देते हैं, आप सुधारिए, सुधार के जनता के साथ काम करो, पार्टी के साथ काम करो, ऐसे बोलते हैं। और फिर भी उस गलती से बाहर नहीं आते हैं, वैसे ही गलती करते हैं तो फिर 2-3 बार वार्निंग देते हैं। वार्निंग देने के बाद भी वैसे ही करते हैं तो उसको ज़रूर सजा, जो मारपीट भी कुछ लोगों को हमने किया सुधराने के लिए, और कुछ लोगों को उसका गलती को देखकर ही मौत की सज़ा दी है। आप रहे कभी शामिल जन अदालतों में? 3-4 बार जन अदालत में मैं खुद रहते थे। क्या देखा आपने उसमें?
दिक्कत तो कुछ नहीं है, वो खुद गलती जो किया मुखबिरी किया उसी को पार्टी फैसला करके और जनता फैसला करके मौत की सजा दी। ये कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? तीन जगह में शामिल हुआ बस। तो तीनों जगह पे ही उन्हें मार दिया गया या छोड़ दिया गया? हाँ, मार दिए। मार दिया। हाँ। अच्छा, तो बाद में कभी ऐसा हुआ कि वो गलती नहीं था उसका करके? वैसे तो जनता तरफ से नहीं आया, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। बाद में भी उनका परिवार से भी मुलाकात करके कैसे हम बताए। अभी उनका परिवार DRG में है, पुलिस में है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे पहले के सरेंडर नक्सलियों की, है ना, ये पुलिस में यहाँ से भाग गए, पुलिस में भर्ती हो गए, फिर इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को पहुँचाया। हाँ। ये जब यहाँ थे तब आप लोग इनको नहीं समझा पाए कि ये गलत रास्ता है और ऐसे नहीं करना है करके? नहीं, हम तो बार बार समझाते थे फोर्स में जाने का ठीक नहीं है, वो हमारे जनता के लिए नए काम करते हैं। जो सत्ता में कौन सत्ता चला रहा है उसी को सुरक्षा के लिए काम करते हैं, और सरकार के सरकार सत्ता चला रहे हैं उसको सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार का गुलाम हम नहीं बनेंगे, ऐसा काम करने का निर्णय नहीं लेना है। हाँ, जनता का समस्या जो है, जनता का समस्या को लेकर जनता के साथ ही काम करेंगे। हथियारबंद संघर्ष करेंगे या जनांदोलन जो अलग अलग तरीका में है, वो जनता का समस्या को लेकर ही काम करेंगे। दादा, अभी की बात करें तो अभी आपको क्या रास्ता दिखाई देता है, क्या सोचा है आपने? अभी आपसे कोई पूछे कि अब आप हथियार डालने के बाद क्या करना चाहते हैं? हम युद्ध विराम करने का फैसला हमारे केंद्र कमेटी कॉमरेड सोनू दादा ने भी इंटरव्यू दिया, स्टेटमेंट दिया पहले, और हमारे कॉमरेड रुपेश दादा ने भी दिया। इस परिस्थिति में सशस्त्र आंदोलन चलाने का दिक्कत है। हमारा पार्टी को पूरा का पूरा ख़त्म करने के लिए ही सरकार सोच रहा है, और हमारे आदिवासियों का जो बच्चों को DRG फोर्स में, बस्तर फाइटर में भर्ती करके ही हमारे ऊपर, जनता के ऊपर हथियार चलाते हैं। कई बार फर्जी मुठभेड़ करके मार दिए हैं हमारे साथियों को और जनता को, छोटे बच्चों से लेकर पार्टी तक कई बार झूठी मुठभेड़ करके मार दिए हैं। ऐसा तो हमेशा आते ही रहता है। इसलिए हम फैसला किया है कि हम युद्ध विराम करेंगे। युद्ध विराम करके जो मूल बचाव मंच है उसमें शामिल हो जाएंगे, गोंडवाना समाज है उसमें शामिल हो जाएंगे, अलग अलग संगठन जो है जनता जो बनाए है उसमें शामिल होकर जनता के हित के लिए हम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे करके। कोई राजनीतिक दल भी बनाने पर विचार हो रहा है? नहीं, राजनीतिक दल हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? हमको बनाने का बस इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि अपने लिए पैसा कमाना, जो अपने फायदे के लिए काम करने का जो हमारा इच्छा नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है कि फायदे के लिए नहीं करना चाहते आप, लेकिन यदि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, तो सत्ता तो आपके हाथ में आएगी नहीं, तो क्या हमेशा विपक्ष में रह के सरकार को गाली देने का ही काम करते रहेंगे,
या खुद जिम्मेदारी संभालेंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, खुद विधायक बनेंगे, खुद मंत्री बनेंगे, खुद सांसद बनेंगे, खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के, जैसा नेपाल में हुआ या और दूसरे देशों में हुआ जहां इस तरह की क्रांति हुई, तो ऐसे सत्ता अपने हाथ में लेकर चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, या फिर इसी तरह से दूसरे के ऊपर बहानेबाजी करके कि नहीं भाई तुम तो सत्ता में हो, तुम चोर हो और हम सत्ता में नहीं आना चाहते, ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम सत्ता के लिए तो हम नहीं लड़ेंगे, कानूनी के यदि लोग चाहे तब भी? लोग जो अभी भी लोग जो समाज है, जो जनता है, जो इस देश के नागरिक हैं भारत के, यदि वे चाहे तब भी आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम चुनाव को तो विरोध नहीं करते हैं। हम चुनाव नहीं देंगे, चुनाव बंद करना है, ऐसा तो नहीं है। अगर से हम चुनावी विरोधी नहीं हैं। हमारे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, वैसा कानून तहत ग्राम सभा गांव का वैसा ग्राम सभा का, मतलब इस पर अभी कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हुई है। आने वाले समय में आप लोग सोचेंगे कि जो परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से पार्टी जो है या आप लोग जो है वो निर्णय करते जाएंगे, है ना? ये इतना ही बात है। पार्टी जो फैसला करेगा वही हिसाब से हम काम करेंगे। महिलाओं की क्या स्थिति है आपके पार्टी के भीतर? और महिला कांग्रेस भी सब कोई अलग विचार नहीं है, एक ही फैसला है। सब लोग एक ही जगह में जाके जनता के लिए ही काम करेंगे। नहीं। दूसरा ये है कि उनको कितने अधिकार हैं? जो महिला माओवादी आपके साथ हैं उनको क्या उतने ही अधिकार हैं जितने पुरुष माओवादियों के हैं, या उनके साथ कोई भेदभाव होता है यहाँ पे? इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। महिला कामरेडों के बीच और पुरुषों के बीच तो भेदभाव नहीं है, अभी तक मैं नहीं देखा हूँ। भेदभाव रहने से साथ में नहीं रहता था। काफ़ी बड़ी संख्या है महिलाओं की। हाँ, बहुत संख्या है, पुरुष से भी ज़्यादा महिला कामरेड्स है। हाँ, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? हम अच्छा मानते हैं। जो कारण क्या है? कारण किस कारण से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने माओवादी पार्टी का साथ दिया, वो इसमें जुड़ती गई, आज भी हैं? आप वजह क्या मानते हैं दादा? महिलाओं को तो कई तरीके का जो सामना करते हैं, समाज के अलग अलग बाहर समाज में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और क्या बोलते हैं हक अधिकार जो है नहीं चलाते हैं, जो पुरुषों का गुलाम जैसा काम करते हैं, उसके बारे में ऐसा नहीं रहेंगे। पूरा सारे महिला एक होकर हम मुक्त करेंगे हमारे जो महिला समाज को करके, हमारे साथ पार्टी के साथ आकर्षित होकर अभी तक काम कर रहे हैं। बस उतना ही है। बाकी तो पूरा हमारे कामरेड रुपेश दादा ने बताया, सोनू दादा ने बताया, वही हमारा फैसला है। बस उतना ही। अभी तक सरकार का जो रवैया है उस पर कितना भरोसा है आपको? सरकार का जो रवैया उसके बारे में तो हम जो फैसला नहीं किए हैं। फैसला हमारे कमेटी जो फैसला पार्टी अभी तक जो कुछ हो रहा है उस पर आप लोगों ने नज़र रखा, उसको देखिए, जानकारी मिली आपको क्या क्या हुआ अब तक? नहीं, हम तो देखते ही रहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर जो कुछ मौका नहीं देते हैं। शांति की वार्ता के बारे में अलग अलग बातचीत करते हैं, करेंगे बोलने से भी सरकार मौका नहीं देता। इसलिए हम
आखिरी में हथियार छोड़ के ही रहेंगे। जाएंगे अभी आप हाँ, लोग, है ना। हाँ, एक और दूसरा वर्ग है जो इस लड़ाई को नहीं छोड़ना चाहता। वो अब भी ये मानता है कि जो लोग इस लड़ाई को यहाँ छोड़ रहे हैं ये संशोधनवादी लोग हैं, गद्दार हैं। और आपकी पार्टी का तो ये रवैया रहा है हाँ, कि जो भी हथियार छोड़ के जाता है या इस पार्टी लाइन को छोड़ता है, चाहे वो कानू सान्याल हो, हाँ, 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 या सीतारमैया हो, कुंडापल्ली सीतारमैया, हाँ। तो ये तो चलते रहता है। पर आप उनसे क्या कहना चाहते हैं जो साथी आपके अब भी जंगलों में हैं, जो नहीं आना चाहते, हाँ। उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सब लोग एक ही रास्ता में आने से ही ठीक है, क्योंकि नुकसान तो होते जा रहे हैं पार्टी और अम, इस परिस्थिति में हम सशस्त्र आंदोलन चला नहीं सकेंगे, इसलिए आना चाहिए सब लोग करके हम सोचते हैं। और अभी जो उन लोग नहीं आते हैं, उन लोग जो हमारे ऊपर गद्दार भी बोले, कुछ भी बोले, हम नाराज़ नहीं होंगे। उनको सम्मान दे के ही हम काम करेंगे। हाँ, उतना ही है। ये जो इनका संघर्ष है वो भले ही शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा, मगर ये लोगों के हक अधिकार के लिए कानूनी तौर पर लड़ते रहेंगे। कांकेर जिले के एक गांव से सीजी खबर के लिए अंकुर तिवारी।